हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हाँ, हमारा जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। जो टेस्ट नंबर 10 चल रहा है उसमें लेवल 2 हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा पेपर करने में और एग्जाम ओरिएंटेड पेपर हो रहे हैं। तो देखते हैं आज हमारा जो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है 101 सैयद वंश से संबंधित पूछा गया था, क्योंकि इस टॉप टेस्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो था उसका रिवीजन टेस्ट था। तो देखिए, सैयद वंश की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सैयद वंश की जानकारी हमें निम्न में से किस साहित्य से देखने को मिलती है। तो सैयद वंश देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था क्रम के अनुसार, और इसका संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। और 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन अवधि रहा है। इस सैयद वंश की जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तारीख ए मुबारक शाही। और इस पुस्तक का रचयिता जो है, राइटर जो है, याहिया बिन सरहंदी है। कौन है? याहिया बिन सरहंदी। और ये जो सरहंदी साहब है, ये किसके दरबारी थे? मुबारक के। किसके? मुबारक, सैयद वंश का शासक मुबारक थे, उनके दरबारी थे। तो इसका सही आंसर हो गया तारीख ए मुबारक शाही। ये पुस्तक मुबारक शाह को समर्पित की गई थी। दूसरी पुस्तक है तारीख ए अलाई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी अमीर खुसरो जो था उसकी किताब है। और इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का आंखों देखा वर्णन देखने को मिलेगा। रेहेला पुस्तक जो है तुगलक वंश का इतिहास इसमें मिलेगा, और विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जानकारी देखने को मिलती है। और ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में भारत आते हैं। उस दौरान इन्होंने रेहला पुस्तक लिखी। मुंतखाब उत त्वारिख नामक पुस्तक की बात करते हैं तो ये बदायूनी के द्वारा लिखी गई मुगल कालीन पुस्तक है, जो अकबर के समय की जानकारी देखने को मिलती है। और हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी इस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। तो पहले का सही आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा किस शासक के द्वारा बनाया गया? खान जहां तेलंगानी की यदि बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक का क्या था? एक मंत्री था या प्रधानमंत्री था? एफएसटी, जिसको आप फिरोज शाह तुगलक कहते हो, फिरोज शाह तुगलक का ये कौन था? प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री। तो इसका मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। जो क्या विशेषता है? भारत का पहला, अगर देखा जाए तो अष्टभुजाकार। कैसा मकबरा है? भारत का प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा बनाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कहां पर? दिल्ली के अंदर। हो गया क्लियर? इसके अलावा यदि आप बात करोगे सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक है। और सिकंदर लोदी के काल में इसका एक प्रधानमंत्री था मियां भुआ। उसने दिल्ली में मौट की मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी मस्जिद बनवाई थी? मौट की मस्जिद। इल्तुतमिश की आप बात करोगे तो इल्तुतमिश के काल में भारत में मकबरे बनने की शुरुआत हुई। मकबरों का जनक भारत में इल्तुतमिश को कहा जाता है। अपने पुत्र की स्मृति में
1228-29 के अंदर इसने दिल्ली के अंदर सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था, जो अपने बड़े पुत्र की स्मृति में था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की आधिकारिक जो भाषा थी वो फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चहलगानी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो चहलगानी इल्तुतमिश की देन है। इल्तुतमिश की यदि अपन बात करें तो इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है 1211 से 1236 ईस्वी है। और इल्तुतमिश ने भारत में तुर्क सत्ता या मुस्लिम सत्ता की वास्तविक स्थापना की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ऐबक गोरी का गुलाम था। गुलामों का गुलाम। इसके अलावा आप देखोगे तो इल्तुतमिश ने सम्राट के पद को क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। इसके अलावा अपने दरबार के अंदर 40 गुलामों का जो समूह है उसको रखा, और इसे ही तुर्कान सहलगामी व्यवस्था या चालीसा दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालीसा दल कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भारत में वास्तविक रूप से एकता प्रणाली की शुरुआत की, जो वेतन के बदले अधिकारियों को भूमि दी जाती थी। तो एकता प्रणाली का जनक भी वास्तविक रूप से इल्तुतमिश को ही मानते हैं। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था की भी व्यवस्थित शुरुआत की। इसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जित्तल और टक्का। टक्का चांदी का है, जित्तल तांबे का है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इल्तुतमिश। और बाद में आप बलबन की बात करते हैं, तो बलबन ने चालीसा पद को हमेशा के लिए क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, तुर्क साम्राज्य कह दो या गुलाम वंश कह दो, इसका क्या था? संस्थापक था। और इसकी राजधानी लाहौर थी, भारत नहीं थी। तो लाहौर से राजधानी दिल्ली में स्थापित करने वाला सम्राट कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का महान शासक माना जाता है, और इसने 20 वर्षों तक शासन किया, और सिकंदर सानी की उपाधि धारण करेगा, और दक्षिण भारत को लगभग जीतने में सफल रहने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपनी बाजार प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने सर्वाधिक लंबे व कम अवधि तक शासन किया? तो अपन दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से राजवंश हैं और कितने समय तक इनका शासनकाल रहा। गुलाम वंश की आप बात करोगे तो 1206 से 1290 ईस्वी है, अर्थात लगभग 84 साल तक शासन किया। खिलजी वंश जो है वो सबसे छोटा कार्यकाल है, 1290 से 1320। तो सबसे छोटा काल इसमें पूछा है कि सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय तक। तो कम तो किया किसने? खिलजी ने। अब ऑप्शन क्या है उसके अनुसार आप देख लीजिए। तो खिलजी ये रहा पीछे, तो कहीं और पीछे खिलजी है ही नहीं। इसका मतलब ये आपने यहीं से पकड़ लिया कि सबसे कम तो है खिलजी वंश का, और उसके बाद में खिलजी के बाद में क्या आता है? तुगलक वंश आता है, जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा, 1320 से 1414। तो ये सबसे लंबा काल हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया बी। इसके बाद में आप चौथा वंश देखोगे, सैयद वंश, दूसरा छोटा कार्यकाल होगा, 1414 से 1451 ईस्वी। देन लास्ट वाला जो है लोधी काल होगा, और लोधी काल का जो समय है 1451 से लगाकर 1526 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दिल्ली सल्तनत में वित्त विभाग का मुखिया कौन होता था? तो वित्त विभाग दीवान ए वजारात कहलाता है। क्या कहलाता है? दीवान ए वजारात, वित्त से संबंधित है। इसके अलावा दीवान ए अर्ज, तो ये सेना से संबंधित है, सैन्य विभाग है। दीवान ए इंसा, ये पत्रकारिता का विभाग है। और दीवान ए मुस्तकराज, ये बकाया वसूली अर्थात राजस्व की जो बकाया वसूली है वो कौन करता है? दीवाने मुस्तकराज डिपार्टमेंट करता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विभाग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसका फंक्शन, कार्य दे रखे हैं। तो दीवान एक कोही, ये कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अमीर एक कोही नामक एक नया पद भी बनाया था, ठीक है ना। तो दीवान ए कोही कृषि विभाग सही हो गया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। विशेष रूप से आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के समय ये विभाग बहुत प्रसिद्ध रहा। दीवान ए मुस्तकराज, ये बकाया वसूली के लिए है। और दीवान ए इंसा गुप्तचर नहीं है, शाही पत्रसार विभाग है। कौन सा विभाग है? पत्रकार विभाग है। तो असंगत हो गया कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माता कौन है? तो सुल्तानगढ़ी यह भारत का सबसे प्राचीन मकबरा है नासिरुद्दीन मोहम्मद सा। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है किसके पुत्र थे? इल्तुतमिश के पुत्र थे। इनकी मृत्यु हुई तब 1229 के अंदर। दिल्ली में बनने वाला पहला मकबरा है। इसके निर्माता कौन है जी? इल्तुतमिश है। इसका दूसरा नाम सुल्तानगढ़ी भी है। क्या नाम है? सुल्तानगढ़ी है। या इसको अपन ये कह सकते हैं मदरसा ए नासिरी। इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख पृथ्वीदंडी था? तो गुलाम वंश का शासक बलबन जो है ये बहुत कट्टर, और जो रजिया के बाद में 15 साल जो 3 शासक आए, गुलाम वंश की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी, तो उसको पुनर्स्थापित करने में, और इसकी जो कार्य प्रणाली थी वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, रक्त व लोह, न्याय, शक्ति व प्रतिष्ठा पर आधारित इसकी क्या थी? शासन करने का तरीका था। तो इसका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी था इमानुद्दीन रेहान। कौन था? इमानुद्दीन रेहान। बलबन के द्वारा दरबार में सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की। किसकी? सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत भी की, जो ईरानी प्रथा है। इसके अलावा नौरोज मनाने का शुरुआत भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्क योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये अफरासियाब वंश, शाहनामा पुस्तक के अंदर इस अफरासियाब वंशज शाहनामा पुस्तक के अंदर जो वर्णित प्रसिद्ध तुर्क योद्धा का वंशज बताता है बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश, क्योंकि ये अपने आप को जो बचपन में इसने गुलामी भोगी थी, तो उस गुलामी की दास्ता को भुलाने के लिए अपने आप को इस महान वंश से जोड़ता है, ठीक है ना। चगताई वंश तो तुर्क मुगलों का है। किसका है? मुगल अपने आप को चगताई तुर्क कहते हैं। तैमूर लंग जो था वो तुर्क था, और अमीर हमजा जो है ये एक
मुगल कालीन लिखी गई पुस्तक है जिसके ऊपर अमीर हमजा से जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न खुद हंसता था और न किसी को मजाक या फालतू बातें करने की इजाजत। तो ये स्टेटमेंट जो है बलबन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। बलबन जो था न्याय, शक्ति, प्रतिष्ठा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पर शासन करता था। जितने भी प्रतिद्वंदी थे उन प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया और दरबार के अंदर बहुत शालीन तरीके से रहता था और अपने किसी भी मंत्री को भी मजाक या हंसने नहीं देता था। तो इसलिए ये कथन बलबन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक में सर्वप्रथम घोड़े की नाल के आकार के मेहराबों का प्रयोग हुआ? तो दिल्ली में बना हुआ है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, जो पूर्ण रूप से ईरानी शैली में बना है और तुर्क या तुर्की स्थापत्य शैली का भारत में इसको ग्लोरी भी बोलते हैं, गौरव भी कहते हैं। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का इसके अलावा 1000 खंभों का महल भी दिल्ली में बना हुआ है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए नई राजधानी बनाई थी सीरी, और यहाँ पर सीरी फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मकबरे में दोहरे गुंबदों के निर्माण का सबसे बेहतर उदाहरण देखने को मिलता है? डबल डॉम की बात हो रही है। दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है। किसका मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो लोदी गार्डन दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? लोदी गार्डन दिल्ली में निर्मित है। ठीक है। हुमायूं के मकबरे की आप बात करोगे तो ये भी दिल्ली में बना हुआ है, और ये अकबर के काल में बनने वाली दिल्ली की प्रथम इमारत है। हुमायूं का मकबरे में चारबाग शैली में निर्माण कार्य हुआ है, जबकि चारबाग शैली का जो जनक है वो बाबर है, और बाबर का जो आराम बाग है, जिसको अपन नूर अफगान बाग कहते हैं आगरा में, इसमें पहली बार चारबाग शैली का निर्माण हुआ। अर्थात बाबर चारबाग शैली का जनक। चारबाग शैली की मुगलकालीन पहली इमारत हुमायूं का मकबरा। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया? सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुंबदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ढलवा दीवारों वाले बड़े व साधारण मकबरे तुगलक काल में बने। इसका कारण यह है क्योंकि तुगलक काल के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनकी सारी की सारी योजनाएं असफल रही, जिससे तुगलकालीन आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इसलिए अच्छे मकबरे या स्थापत्य से संबंधित काम नहीं हुआ, तो बड़े और ढलवा दीवारों वाले सिंपल मकबरे बनाए गए। जबकि मकबरों का स्वर्णिम काल जो है लोदियों का काल है, और लोदी काल में भी विशेष रूप से सिकंदर लोदी के काल को मकबरों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कौन सा काल कहते हैं? स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम बताइए उसके शासन के अवधि के अनुसार। तो सबसे पहला कौन है, बाद में कौन है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इसमें तो उल्टा पुल्टा दे रखा है। मुबारक खिलजी, इब्राहिम लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, ये भी उल्टा पुल्टा दे रखा है। तीसरा है रजिया सुल्ताना। हाँ, रजिया सुल्ताना, मुबारक खिलजी, खिजर खां एंड सिकंदर लोदी, ये सत्य है। ये क्रमवाही है। अगर हम रजिया की बात करें तो रजिया गुलाम वंश की शासिका है,
और भारत की पहली महिला या मुस्लिम महिला शासिका के रूप में 4 साल का शासन रहा, 1240 तक रहा, 1236 से। ठीक है, उसके बाद में आपने देख रहे हो कि मुबारक खिलजी, तो गुलाम वंश के बाद में क्या आया, खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश का शासक मुबारक, मुबारक का कार्यकाल है 1316 से 1320, तो दूसरे नंबर पर मुबारक हो गया। उसके बाद में सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, तो खिज्र खां का जो कार्यकाल है वो 1414 से 1421 है। और लास्ट में सिकंदर लोदी दे रखा है, तो लोदी वंश का दूसरा शासक या वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं सिकंदर लोदी को। तो ये 1489 से लगाकर 1517 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार से ये चौथा जो है, तीसरा जो सेगमेंट है वो सही हो गया, इसका आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री के हमारे जो 15 क्वेश्चन थे सही हो गए होंगे आप लोगों के। धन्यवाद। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि कल आपका टास्क सीरीज का 10वां टेस्ट पेपर हुआ था, और जो रिवीजन टेस्ट था उसमें एसएसटी के पार्ट में L2 में पॉलिटिकल के जो प्रश्न है उनका हम हल अभी करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये पेपर, क्योंकि रिवीजन टेस्ट था और पहले आपने इसके टेस्ट दिए हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कुछ डाउट जो हैं उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार? ठीक है, यानी एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? प्रश्न आपका सीधा सही है। आपने जब राष्ट्रपति का टॉपिक किया था तो उसमें आपने आर्टिकल 1 पढ़ा था, कौन सा? 57। और 57 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। ठीक है, तो इसका मतलब भारतीय संविधान इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता है कि एक व्यक्ति भारत में दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वो कह रहा है कि जितनी बार व्यक्ति को बहुमत मिले उतनी बार वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? जितनी बार बहुमत मिले। तो राइट आंसर तो क्या हो गया? लेकिन मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि भारत में एक परंपरा बनी हुई है। कानून और परंपरा में अंतर होता है, ये आपको पता है। कानून की पालना करना बाध्यकारी होता है। परंपरा हमने क्या बना रखी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हमने 2 बार मौके दिए थे लगातार, 52 से 57 और 57 से 62, 2 बार उनको राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। उसके बाद परंपरा अनुसार हमने आज तक किसी को भी दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं दिया है। लेकिन संविधान इस बारे में मना ही नहीं करता है। वो कह रहा है कि जितनी बार बहुमत मिले उतनी बार व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है? देखो, एक तो होती योग्यता, ठीक, और राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 58। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें थी, सेवा शर्तें, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 59। अब देखो ऑप्शन क्या है? वह भारत का नागरिक हो। आपको पता है ये योग्यता है, ये योग्यता है, शर्त नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी क्या है? योग्यता है, शर्त नहीं है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हो, ये शर्त है। किस में आएगी? शर्त में आएगी। और बिना किराए शासकीय आवास, ये भी किस में आता है? शर्त में आता है। तो आपसे पूछ रहा है शर्तें कौन सी हैं, तो शर्त के लिए कौन सा? ये शर्त है और ये शर्त है, यानी तीसरा और चौथा, ये दोनों इसके क्या होंगे? ये शर्तों में आता है, योग्यता में नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, 89 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से, यानी 89 के बाद में भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम देखना है, तो अपन क्रम एक ही लेते हैं, फिर अपने आप हो जाएगा। 89 से बात कर रहे हैं, तो 89 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। ठीक, 92 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 97 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। ठीक, फिर 2002 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? APJ
अब्दुल कलाम। फिर 2007 में कौन बनते हैं? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। फिर 2012 में कौन बनते हैं आपके? प्रणब मुखर्जी। 2017 में रामनाथ कोविंद। और 2022 25 जुलाई से जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब आप देख लीजिए कौन सा पेयर है जो नवासी के अनुसार। तो सबसे पहले आर वेंकट रमन वाला पेयर देखो आप। आर वेंकट रमन इसमें भी है, आर वेंकट रमन इसमें भी है। आर वेंकट रमन ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ठीक है, किया नारायण ठीक है, कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल हो गए। इसमें क्या रहा है? इनके बाद क्या रहा है? कलाम। तो ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, कौन सा आ गया? आर वेंकट रमन, चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक है। हमने आर्टिकल पढ़ा था 62। कौन सा? 62 नंबर आर्टिकल। 62 नंबर आर्टिकल में हमने एक बात समझी थी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। ठीक, अब पद रिक्त परिस्थितियां आपके पास क्या है? पद रिक्ति में हो सकता है राष्ट्रपति ने पद से क्या कर दिया हो? त्याग पत्र दे दिया हो सकता है राष्ट्रपति की पद पे रहते क्या होगी हो? मृत्यु होगी हो सकता है राष्ट्रपति का महाभियोग के द्वारा पद चला गया हो। अन्य भी परिस्थितियां हो सकती, बीमारी हो सकती है। ठीक है, या अन्य कोई क्या हो सकता है? सॉरी, पदरिक्ति में तो इन तीन परिस्थितियों में क्या होगी? पदरिक्ति। इस पदरिक्ति को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का क्या करना पड़ता है? निर्वाचन करना आवश्यक है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कितने समय में पदरिक्ति को भरा जाना आवश्यक है? रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। ये सीधा पहले ही पढ़ा आपका, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया कितने दिन में? 6 माह के अंदर अंदर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, उपमंत्री वर्गीकृत करता है। मैंने आपको बताए थे कि मंत्री परिषद जो होती है, ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक आपके होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कौन से मंत्री? राज्य मंत्री, और एक कौन से होते हैं? उपमंत्री। ठीक, तो कितनी, ये कह रहे हैं कितनी श्रेणियां बता रहे हैं यहाँ पर? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री और उपमंत्री। नहीं, ये कथन तो गलत है। संघ सरकार में राज्य मंत्री उपमंत्री वर्गीकृत का बिल्कुल ठीक है। तो केवल कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही है। ठीक, अगला देखो, निम्न से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब वो कौन से सदन की सदस्य थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में क्या बनी थी? प्रधानमंत्री। ठीक, तो इंदिरा गांधी। दूसरा, 96 में प्रधानमंत्री बने थे कौन? HD देवेगौड़ा। अब इनके बारे में देखो बात क्या होगी कि HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तब ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, और कर्नाटक के क्या बने थे? सीएम पद से इस्तीफा देके इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री का पद लिया। इसका मतलब ये जब PM बने तो ये संसद सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे, और बाद में इन्होंने कौन से सदन की सदस्यता ली? राज्यसभा की। तीसरा आपके गुजराल साहब, 97 में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे, इंद्र कुमार गुजराल। और गुजराल प्रधानमंत्री बने तब वो भी राज्यसभा के सांसद ऑलरेडी थे। 2004 में आपके प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 ही प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री किस सदन की तरफ से थे? राज्यसभा की तरफ से। तो प्रश्न आपको पूछ रहा है कि किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो श्रीमती गांधी सदस्य थी, देवगौड़ा सदस्य थे नहीं, देवगौड़ा सदस्य बाद में बने थे। गुजराल साहब सदस्य थे और मनमोहन सिंह सदस्य थे। तो 1 3 4 1 3 4 ये 3 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय
राज्यसभा सांसद थे। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यसभा, तो जब 3 ने शपथ ली तब ऑलरेडी वो थे। प्रश्न आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बन सकता है? तो मैंने आपसे ये कहा था कि संविधान में पीएम और मंत्री, इनकी योग्यताओं के बारे में पर्टिकुलर कोई चर्चा नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। हम यही कहते हैं कि वो व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वो उसको अपना नेता माने, ठीक। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एचडी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तब वो संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन शर्त क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बन सकता है? तो 6 माह के अंदर तो उसको क्या करना पड़ेगा, सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम अगर वो नहीं बनता है सदस्य तो भी कितने दिन तक, 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से प्रधानमंत्री किसके? तो आपको पता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। तो आपका उत्तर हो गया कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के गृह मंत्री। अगला देखो, भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसान सा प्रश्न है। भारत में व्यवस्था ये है कि जब प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब पद से इस्तीफा देते हैं तो उनसे राष्ट्रपति आग्रह करते हैं कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं है तब तक आप पद पे बने रहो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो हम किसी को कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी सौंपते हैं। 64 में 27 मई 1964 को जब नेहरू की मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को ये काम सौंपा गया था कि वो पहले भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और फिर जब 10 जनवरी 1966 को शास्त्री की मौत हुई तो एक बार फिर ये दायित्व किसको मिला? नंदा साहब को मिला, ठीक है। तो भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये व्यक्ति हैं, क्योंकि ये तीनों तो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका कार्यकाल आपको पता ही है। ये 1966 में प्रधानमंत्री बनी और कब तक रही? 77। और फिर दोबारा 1980 से बन के कब तक रहे? 84 तक। ये 1984 से 89 तक पीएम रहे, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री हैं वो 1964 से लेकर कब तक? अपनी मृत्यु तक 66 तक पीएम। तो ये 3 तो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कार्यवाहक के रूप में काम किसने किया है? गुलजारी लाल नंदा ने किया है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र, बहुत आसान सा प्रश्न है, किसको लिख कर देता है? सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अपना इस्तीफा भी किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, परामर्शदात्री का मतलब मैंने आपको ये आर्टिकल समझाया था, अनुच्छेद 143, ठीक है। कौन सा है? अनुच्छेद 143 ये है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन तय करता है कि वो परामर्श देने की शक्ति भी रखता है। किसको परामर्श? राष्ट्रपति को परामर्श। किस मामले में? जब राष्ट्रपति को कोई संवैधानिक मामले में व्याख्या करवानी हो, प्रश्न पूछना हो, तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि किन मामलों में दे सकता है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता, बिल्कुल ठीक बात यही आपकी, ठीक है। अब इसमें बाध्यता भी थी कि क्या वो परामर्श देने के लिए बाध्य है, तो सार्वजनिक और तथ्यात्मक मामलों में वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 उससे पूर्व की विधियां हो या आर्टिकल 131 में जिनको हमने शामिल नहीं किया है, उन क्षेत्रों में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे तो फिर उनको परामर्श देना बाध्यकारी बन जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सीधा सा है। अगला देखिए, शिक्षावाणी कोविड-19 के समय, ये तो अधिगम वाला आ गया। निम्न से क्या सर्वोच्च न्यायालय का अधिमान्य मूल क्षेत्राधिकार है? मूल क्षेत्राधिकार यानी अनुच्छेद 131। 131 में क्या था? प्रारंभिक या कौन सा क्षेत्राधिकार है? मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। और प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार में था कि ऐसे मामले जिनकी पहली सुनवाई केवल कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ होगी, वो इसका क्या आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो कौन से? अंतर सरकारी विवाद, बिल्कुल ठीक है।
मूल अधिकारों का प्रवर्तन आर्टिकल 32 में बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होगा तो ये भी मामले की सुनवाई कहाँ शुरू हो सकती है? पहली सुनवाई या विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें तो सारे आगे, सारे के सारे हो गए। 1 2 3 4 सबका मूल क्षेत्राधिकार कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में ही। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के कथनों पर विचार कीजिए। 2-3 कथन आपके पास और उनमें आपको देखना है। भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है, नहीं। आर्टिकल 130 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली। लेकिन सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति लेकर उसको कहाँ स्थापित कर सकता है? अन्य भी कर सकता है, तो ये तो गलत हो गया। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने की शक्ति प्राप्त रखती है। तो एक तो गलत है, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो आपके आएंगे नहीं। ठीक, कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। अगला देखो, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का कि क्या दोबारा निर्वाचन हो सकता है? हमारे पास 2 उपराष्ट्रपति रहे भारत में। पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, जिनके 2 लगातार कार्यकाल थे 52 से 62 तक। दूसरे हमारे रहे डॉक्टर हामिद अंसारी, जो 2007 से 2017 तक लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि संविधान क्या कर रहा है ना, तो वो कह रहे हैं संविधान प्रतिबंध है। बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है। संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है, नहीं, ये ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। संविधान पुनर्निर्वाचन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए होता है, नहीं, ये भी नहीं है। संविधान पूर्ण रूप से मौन है। संविधान स्पष्ट नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। पुनर्नियुक्ति की बात है, पुनर्नियुक्त हो सकता है, लेकिन कितनी बार इसके बारे में संविधान पूरी तरह से चुप है, मौन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। ये फिर अगला देखिए आप इसके, निम्न से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत को किस टैक्स से इनकम हो सकती है? ठीक है, तो आपका सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, भूमि कर और इनकम टैक्स। देखो ये इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी और बिक्री, ये तो उस पंचायत के स्रोत नहीं है। भूमि कर से आय हो सकती है किसको? पंचायत को, क्योंकि ये बाकी तो आप नाम देखने से पता लग रहा है कि ये भारत सरकार के काम है। राजस्थान में 1973वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? अब आपको पता है कि 73वां और 74वां, ठीक, 74वां संविधान संशोधन राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो हम केंद्रीय स्तर पे बात करते हैं, तो इसको लागू होता है कब? 24 अप्रैल 1993। कब लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 में आप ये देखो कि राजस्थान में 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक चौथी बार राजस्थान में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? राष्ट्रपति शासन। ठीक, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर लें, यह अधिनियम केंद्र में लागू हुआ 24 अप्रैल 93। तो केंद्र में जब लागू हुआ उस समय तो राजस्थान में क्या था? राष्ट्रपति शासन। लेकिन अगर बात करें कि राजस्थान में कब लागू होता है? 23 अप्रैल 1994। ठीक, तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं क्योंकि उस समय बाद में चुनाव हुए थे और नए सीएम कौन बने थे? भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसका हम जो प्रॉपर, क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछा प्रश्न है और थोड़ा सा आप इसकी भाषा से कंफ्यूजन हो के आपको लगता है कि भैरों सिंह होंगे, लेकिन ये पहले एग्जाम में आया प्रश्न है और इसमें राइट आंसर जो माना गया वो कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। हाँ, क्योंकि इसको देख लो ना, अधिनियम के लागू होने के, क्योंकि अधिनियम लागू कब हो रहा है? 24 अप्रैल। लेकिन ये होता ना संविधान संशोधन अधिनियम के राजस्थान में लागू होते समय राज्य की, तो राजस्थान में लागू करते तब तो आपका कौन सा हो जाता है? भैरों सिंह शेखावत। लेकिन अधिनियम लागू कब हो रहा है? 24 अप्रैल 93, और इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि क्या थे? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव, तो आपको पता है ना राजस्थान में क्या भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत होती है नागौर से। किसकी शुरुआत होती है? पंचायती राज की शुरुआत होती है। ठीक है, और पंचायती राज की शुरुआत होने के बाद राजस्थान में पंचायती राज का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ? 1960 में। और ये पहला चुनाव किसने संपन्न करवाया था? भारत का निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है और
क्योंकि आपको पता है कि अब प्रत्येक राज्य में पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए अनुच्छेद 243 तय में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो अब जो चुनाव करवाता है पंचायती राज की, वो कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए। बस हो गया अपने प्रश्न। तो एसएसटी के पॉलिटिकल के पोर्शन में जो 18-19 प्रश्न आपके थे, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। बहुत रिवीजन टेस्ट भी था, तो आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपने पेपर किया होगा। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी साथियों का प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। टेस्ट नंबर 10 और रिवीजन टेस्ट 2 के इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, वो हल करने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, SHG का पूरा रूप क्या है? यानी यहाँ पूरा नाम पूछा है, तो देखो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो देखो ये है सेल्फ, तो सेल्फ दो में है, सोशल तो होगा नहीं क्योंकि स्वयं का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। हेल्प का मतलब क्या है? सहायता है, और ग्रुप का मतलब क्या है? समूह है, और सेल्फ का मतलब स्वयं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से आई? कहाँ से आई? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यूनुस खान थे, ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, तो यूनुस खान द्वारा। और कहाँ से आई? तो देश पूछा तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह की शुरुआत। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? कुछ गरीब लोग होते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है, तो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं अपने छोटी छोटी बचतों को। 10 से 15, कम से कम 10 से 15 सदस्य होते हैं इसमें। वो अपनी छोटी छोटी बचतों को क्या करते हैं? छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और आपसी सहयोग के लिए उसको काम में लेते हैं, तो वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत किसने की थी? तो अभी मैंने बताया था आपको, मोहम्मद यूनुस द्वारा। किसके द्वारा? यूनुस द्वारा। ये भी इसी से संबंधित है। मोहम्मद यूनुस किस बैंक से जुड़े थे? तो ये ग्रामीण बैंक से जुड़े थे। किससे बने थे? ग्रामीण बैंक से जुड़े थे। बांग्लादेश से ये सबसे पहले बांग्लादेश में SHG स्थापित की गई। अब देखो, भारत में SHG को प्रोत्साहन देने वाली प्रमुख संस्था कौन है? यानी इनमें से कौन सी संस्था है जो इसका SHG में सहयोग करती है, सहायता देती है? बैंक लिंकेज परियोजना स्थापित की थी, तो ये है नाबार्ड। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना पूछ लेता कई बार, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982। इसका फुल फॉर्म यदि पूछ ले तो वो ये क्या है? नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1982। तो ये लिंकेज परियोजना किसकी है? नाबार्ड की है। तो SHG को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित कौन करता है? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड का पूरा नाम पूछ लिया यहाँ, तो देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एसोसिएशन ये वाला नहीं होगा, नेशनल एजेंसी नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये वाला आंसर आपका राइट है। भारत सरकार की कौन सी योजना SHG को प्रोत्साहित करती है? SHG को प्रोत्साहित कौन सी करती है? तो ये देखो, गरीबी से संबंधित, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित है ये।
लेकिन इससे संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, NRLM, नेशनल रूरल लाइवहुड, है ना, मिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। ये आपको पूरा लिखा हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है। इसके बाद ये डे NRLM में परिवर्तित हो गई थी। SHG के सदस्य सामान्यतः कौन होते हैं? तो SHG में समान वर्ग के होंगे, समान आर्थिक स्थिति वाले होंगे। अधिकांशतः महिलाएं होती हैं इसमें। कौन होती हैं? अधिकांशतः महिलाएं। तो देखो, आर्थिक स्थिति कमजोर का मतलब है गरीब, और ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं। तो ये आंसर राइट है। SHG का नेतृत्व कौन करता है? तो बैंक अधिकारी नहीं करता है, ग्राम प्रधान नहीं करता है, जिलाधिकारी नहीं करता है, सीधा सा है समूह का चुना हुआ सदस्य। यानी समूह के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से कोई ना कोई क्या करता है? नेतृत्व, लीडरशिप इसकी करता है। जिसे मैं सुनाता हूँ, सुनता हूँ, उसे भूल जाता हूँ, ये अपना क्वेश्चन नहीं है। शिक्षण में प्रयोग किसके द्वारा किया गया है और बताया गया कि बालक को क्रियाविधि, क्रियाविधि की बात कौन करता है? मेथड का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO का पूरा नाम। ISO तो वस्तुओं पे जो मार्क आते हैं ना, स्टैंडर्ड जो चिन्ह आते हैं, सुरक्षा से संबंधित जो चिन्ह आते हैं, उससे संबंधित है ये ISO। इंटरनेशनल सेल्स नहीं होगा, स्टैंडर्ड सर्विस नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने, विद्यार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने के निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ये जो साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। लिखित कार्य में यदि अभ्यास दोगे तो क्या होगी? जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, प्रवृत्ति होगी। एगमार्क किससे संबंधित है? तो ये चिन्ह है, सुरक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड चिन्ह दिया जाता है, और कृषि उत्पादों पे जो चिन्ह आता है ना, उसको क्या कहते हैं? एगमार्क कहते हैं। तो कृषि उत्पाद। हॉलमार्क चिन्ह किस वस्तु पर होता है? हॉलमार्क तो आभूषण जो होते हैं उन पे कौन सा होता है? हॉलमार्क का चिन्ह होता है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किसने की थी? तो देखो, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जॉन F कैनेडी के द्वारा, ये अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इन्होंने 15 मार्च 1962 को घोषणा की थी। देखो, इसने जॉन F कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 15 मार्च 1962 को घोषणा की थी किससे? उपभोक्ता अधिकारों की। सुरक्षा, चयन, सुनवाई। सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। और उपभोक्ता क्या ले सकता है? तो सुरक्षा, चयन, सुनवाई, और एक अधिकार था सूचना। अब यहाँ देखो, प्रश्न बनता है वर्तमान में भारत में 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6। लेकिन जॉन F कैनेडी ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, 15 मार्च 1962 को कितने अधिकार बताए हैं? 4 अधिकार बताए। कितने अधिकार बताए हैं? 4 अधिकार बताए हैं। सुरक्षा, चयन, सुनवाई और सूचना। अब 15 मार्च 1962 को इसकी घोषणा की गई थी। तो विश्व, आपको पूछ ले, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 1962 को। तो 15 मार्च को कौन सा है? विश्व उपभोक्ता दिवस आता है।
और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले, ये पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च कौन सा विश्व उपभोक्ता दिवस है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यदि पूछा जाए तो 24 दिसंबर 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ये जो 4 अधिकारों की घोषणा की थी, इसका विस्तृत रूप यूएनओ के द्वारा 1985 में लागू किया गया था। कितने में? 1985। तो कोई सा दिवस पूछा जा सकता है, किसके द्वारा घोषणा की थी? तो जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति। उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 अधिकार हैं। सुरक्षा है, सूचना है, चयन है, सुनवाई है ना? तो ये अधिकार हैं। उपभोक्ता के अधिकार कितने माने गए हैं? 6 अधिकार बताए गए हैं। ये क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? अब ये बात संशोधन बदलने की नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे एक्ट को बदलने की बात नहीं कर रहा है। इसमें संशोधन जो हुआ था, ये ध्यानपूर्वक सुनना, ये संशोधन 91 में भी हुआ है, 93 में भी हुआ है और 2002 में भी हुआ है। तो फिर कौन सा ऑप्शन लागू करें? तो यहाँ उपरोक्त सभी होता तो ये सारे हो जाते, लेकिन कुछ एक्ट और जोड़े गए थे। किसी में 1986 में भी कुछ एक्ट और जोड़े गए थे, और वो विस्तृत जो संशोधन हुआ, कौन सा? विस्तृत संशोधन। वो किया गया था 2002 में। 91 में भी संशोधन हुआ था, 93 में भी किया गया और 2002 में भी किया गया। लेकिन बड़ा जो संशोधन हुआ, विस्तृत संशोधन, धाराएं और जोड़ी गई थी इसमें, वो हुआ था 2002 में। जागो ग्राहक जागो, ये उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित है, उपभोक्ता को जागरूक करने से संबंधित है। किससे? उपभोक्ता को जागरूक करने से संबंधित है कि भ्रम, जैसे किसी वस्तु को बेचने के लिए भ्रमित विज्ञापन किए जाते हैं, तो उससे संबंध में वो क्या जागे यानी जागरूक हो, ध्यान रखे वस्तुओं का, केवल विज्ञापन के आधार पर वस्तुएं नहीं खरीदे। तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। उपभोक्ता वह है जो वस्तु या सेवा का उपयोग करता है। तो वस्तुओं का उपयोग करने वाला, वस्तु को काम में लेने वाला ही क्या होता है? उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने होलसेल वाले से, एक रिटेलर व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने होलसेल से कंप्यूटर खरीदे और कंप्यूटर को काम में नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो वो उपभोक्ता नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? विक्रेता हो जाएगा। वस्तु को उपयोग करके उसकी आवश्यकता, उसकी संतुष्टि को क्या करना? उपयोगिता को समाप्त करना, वही क्या है? वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। तो ये थे अपने क्वेश्चन अर्थशास्त्र के। थैंक यू, धन्यवाद।